Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about ocean currents that have been protecting Galapagos Island. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे ओशन करेंट्स के बारे में कुछ समझेंगे. सबसे पहले गैलापागोस आइलैंड्स या आर्कीपेलागोस के बारे में समझते हैं. सो आर्कीपेलागोस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इज सीरीज ऑफ आइलैंड्स. तो ये जो गैलापागोस आर्कीपेलागोस हैं या सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं, दे आर वोल्केनिक इन नेचर एंड दे आर लोकेटेड एट अबाउट 1000 किलोमीटर अवे इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इक्वाडोर. तो पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड हैं और इक्वाडोर को ये जो कंट्री है इक्वाडोर, उसको ये गैलापागोस आइलैंड बिलोंग करते हैं. और इसकी गैलापागोस आइलैंड की एरिया है लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड एज ए सेड दे आर पार्ट ऑफ इक्वाडोर एज ए कंट्री. और अगर आप देखो तो गैलापागोस आइलैंड बिल्कुल इक्वेटर पे ही है. तो सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स आर इन द नॉर्दर्न साइड व्हाइल अदर्स आर इन द सदर्न साइड ऑफ द इक्वेटर. 1978 में गैलापागोस आइलैंड को यूनेस्को ने दुनिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. गैलापागोस आइलैंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चार्ल्स डार्विन, आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था, और वहाँ से फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ इवोल्यूशन हैपेंड अमंगस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो चार्ल्स डार्विन ने जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके बेसिस पर उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में ही किए. Galapagos Island is very much rich in flora and fauna density, and that is why Charles Darwin described Galapagos Island as world in itself. तो यह है सिग्निफिकेंस Galapagos Islands का. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं. तो आप देखिए Galapagos Island कहीं यहाँ पे लोकेटेड हैं, इक्वाडोर से वेस्टर्न साइड में यहाँ पे लोकेटेड हैं. और गैलापागोस आइलैंड जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे दोनों ही साइड से जो पोल से आने वाले कोल्ड करंट हैं वो कन्वर्ज होते हैं. जैसे नदर्न साइड से आने वाले कैलिफोर्निया करंट एक कोल्ड करंट है जो यहाँ कन्वर्ज हो रही है, और सदर्न साइड से पेरू करंट यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है. इसको हम्बोल्ट करंट भी कभी कभार कहते हैं. तो यहाँ से जो फिर करंट्स आकर के कन्वर्ज होती हैं, दे आर कीपिंग द गैलापागोस आइलैंड कूलर. और अब हाल फिलहाल में जोग्राफर्स ने रिसर्च करके बताया है कि जो कोल्ड करेंट्स हैं, इट हैज़ बीन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सिंस 1990s. तो कोल्ड करेंट्स के स्ट्रॉन्ग होने से हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो गैलापागोस आइलैंड्स लोकेटेड हैं उसके आसपास का जो वाटर है वो ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि कोल्ड करेंट से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो वाटर ठंडा होता जा रहा है. और इस कारण से पूरे दुनिया भर में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसका निगेटिव इम्पैक्ट फ्लोरा और फाउना के डेंसिटी में दिख रहा है, यानी कि डेंसिटी लगातार गिरते जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग का असर गैलापागोस आइलैंड में बिल्कुल नहीं दिख रहा. उल्टा यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है. 1990 से लेकर के अभी 2020 तक 30 सालों में गैलापागोस आइलैंड में ग्लोबल वार्मिंग का बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एक टग ऑफ वॉर चल रहा है between global warming and cold ocean currents near Galapagos Islands. And the right now ocean currents, cold ocean currents appear to be winning, and that is why it is getting cooler year after year. And that is why a recent study has said that the cold ocean currents have sheltered Galapagos Islands against global warming. इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग का असर गैलापागोस आइलैंड्स पे नहीं पड़ रहा है. दे हैव बीन लार्जली अनअफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, और इस कारण से इस एरिया में कोरल ब्लीचिंग वगैरह नहीं हो रही है. कोरल्स आर नॉट डाइंग, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहा है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए
पोवर्टी लाइन के बेसिस पे हम अपने देश में पोवर्टी डिफाइन करते रहे हैं। पोवर्टी लाइन हैज़ बीन मेनली डिफाइंड इन इकोनॉमिक टर्म्स, कि इस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी से अगर प्रतिदिन कोई ज़्यादा कमाता है या उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है, डेली बेसिस पे अपने ऊपर खर्च करता है, तो फिर वो पोवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा या नीचे माना जाएगा। यानी कि लाइन से नीचे है तो गरीब माना जाएगा, ऊपर है तो पोवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा, APL, अब वो पोवर्टी लाइन माना जाएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे दुनिया भर में एक कंसेंसस बननी शुरू हुई कि सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से पोवर्टी को नहीं मेजर किया जा सकता है। Poverty is not unidimensional. It cannot be measured just on the basis of income or expenditure. There are other factors as well, like health, education, that also is important if someone's status has to be measured. और फिर लाया गया था concept of multi-dimensional poverty. Multi-dimensional poverty में फिर 10 indicators define किए गए under overall 10 इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए अंदर ओवरऑल 3 बिगर पैरामीटर्स। तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये 3 मोटे मोटे पैरामीटर्स डिसाइड किए गए। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, वाटर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, असेट्स, ये सब हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी गई। और हर एक जो इंडिकेटर है सबको 1/18 का स्कोर या वेटेज दिया गया, यानी कि 6 इंडिकेटर्स हैं तो टोटल लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3 वेटेज दिया गया। एजुकेशन को फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल, कितने जो लोग भी स्कूल जा चुके हैं, स्कूलिंग ख़त्म कर चुके हैं, उन्होंने कितने साल ऑन एन एवरेज स्कूलिंग की है, और जो बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं। इन दोनों के बेसिस पे एजुकेशन को मेजर किया जाता है। इसमें दोनों को ही 1/6 वेटेज दिया जाता है। फिर हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों को मेजर किया जाता है। और इस तरीके से हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर फिर टोटल 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है, उसी के साथ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है बाय UNDP। तो इसको कैलकुलेट करने वाली एजेंसीज 3 हैं। हर साल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट आती है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 को पब्लिश करने वाली 3 एजेंसी हैं। UNDP, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए इट एसोसिएट्स विद 2 मोर ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो एक्चुअली दिस इज जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके फिर ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करते हैं। अभी इंडिया को लेकर के हाल फिलहाल में रिपोर्ट आ रही है फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे भी आप देखिए बिटवीन 2005-6 to 2019-20 415 मिलियन पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इट्स अ बिग नंबर, यानी कि हाल फिलहाल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 15 सालों में 2005-6 और 2019 से लेकर के 21 के बीच में 41.5 करोड़ पीपल वेयर ब्रॉट आउट ऑफ और एग्जिटेड द पॉवर्टी इन इंडिया। और इसके साथ ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इस टाइम में घटी है। हमारे देश में पॉवर्टी 55.1% से घट के 16.4% हो गई है। सो दिस इज़ ए ह्यूज नंबर। ये सब डेटा आप कोट कर सकते हैं अगर कभी भी पॉवर्टी पे सवाल आ जाए तो। दुनिया के अलग अलग जगहों पे कंट्रीज विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग अंडर $1.25 पर डे। तो अभी भी इतनी सारी पॉवर्टी ख़त्म करने के बाद भी आज भी हमारे देश में लगभग 41.6 करोड़ लोग जो हैं वो एक दिन में $1.25 से कम पे सरवाइव कर रहे हैं। अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, तो बिहार के लिए एक पॉजिटिव भी न्यूज़ है, एक नेगेटिव भी न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है
कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिहार ने सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट भी किया है। तो सबसे पिछड़ा भी यही है और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी बिहार ने ही किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पुअरेस्ट स्टेट्स सॉ द फास्टेस्ट एब्सोल्यूट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिटवीन दिस पीरियड 2015-16 टू 2019-20। कई सारे भारत सरकार के इंटरवेंशंस किए गए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो कुछ मोटे मोटे स्कीम्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, आप इनको सीधा सीधा ध्यान रखना, बिल्कुल हैंडी रखना। अगर कभी भी पॉवर्टी पे सवाल आ जाए तो कम से कम ये कुछ पॉइंट्स तो लिख ही देना। जैसे फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें आपको पता है कि हाईली सब्सिडाइज रेट पे 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये पर केजी फूड ग्रेन, 5 किलोग्राम फूड ग्रेन हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसके अलावा रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड लोगों के लिए जो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा। इनकम सपोर्ट, इनकम को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंतर्गत फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं भारत सरकार के कई सारे स्कीम्स के। PM किसान स्कीम, किसान सम्मान निधि जिसको कहते हैं, इसमें 6,000 रुपये का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है फार्मर्स को हर साल, 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये सारे स्कीम्स आप हैंडी रखना, रट के रखना। कभी भी पॉवर्टी रिडक्शन पे सवाल आ जाए कि क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिए हमारी सरकार ने, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन आसाम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 आसाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो आसाम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के क्या पोटेंशियल हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसका एक अच्छा डेटा दिया गया है। तो आप इस डेटा को याद कर लेना है। एज इट इज़ नंबर्स तक मत याद करना, बट याद करो। देखो ओवरऑल आसाम के अंदर, और ये डेटा आ रहा है पार्लियामेंट से, तो ओवरऑल आसाम के अंदर 14.487 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है। उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, लगभग 13.76 गीगावाट। उसके बाद फिर बायोमास है, फिर विंड है, और सबसे कम है स्मॉल हाइड्रो। जियोथर्मल और टाइडल के पॉसिबिलिटीज़ लगभग नेग्लिजिबल हैं। तो मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और फिर इस आर्टिकल में बताया गया है कि सोलर एनर्जी का जो हमारा पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आसाम गवर्नमेंट ने। तो 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए, उनको आप याद रखना। 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट हमारे स्टेट में लगाया जाना है, और ये प्लांट लगाया जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL विच हैज़ इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जो तमिलनाडु की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मदद से 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। 25 मेगावाट का कैपेसिटी का एक सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है एट बोको इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। 70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया एट आमगोरी। PM कुसुम स्कीम, ये भारत सरकार की वैसे स्कीम है PM कुसुम, जिसके 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट A में डिसेंट्रलाइज तरीके से कंपोनेंट A में जो बैरन या फैलो लैंड है, यानी कि खाली जो ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे कंपोनेंट A में। कंपोनेंट B के अंतर्गत स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। जैसे खेतों में सोलर पंप्स लगे हैं, उन सोलर पंप्स को स्टैंड अलोन तरीके से, अलग अलग डिसेंट्रलाइज तरीके से लगाया जाएगा। और कंपोनेंट C में जो रेगुलर हमारे बिजली के पोल्स हैं, खंबे हैं या ग्रिड्स हैं, उसमें सोलर कनेक्शंस भी दिया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर पंप्स को हम लोग सोलर एनर्जी सप्लाई कर सकें। तो मुद्दा यह है कि PM कुसुम स्कीम तो भारत सरकार की स्कीम है। कंपोनेंट A, खाली ज़मीन पे हम लोग सोलर पैनल्स लगाएंगे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए उस सोलर एनर्जी का। कंपोनेंट B में स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। कंपोनेंट C में जो हमारे ऑलरेडी पावर ग्रिड्स हैं उनमें सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे, और जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे उस सोलर एनर्जी का। तो PM कुसुम स्कीम को असम सरकार ने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। कंपोनेंट A यानी कि फैलो लैंड पे लगभग 50 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। कंपोनेंट B के अंतर्गत
1000 स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं और कंपोनेंट सी के अंतर्गत कम से कम 50 एग्जिस्टिंग ग्रिड्स को हमने सोलराइजेशन कर दिया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ क्षत्रिय आर्ट्स, अ वॉच डॉग फॉर क्षत्रिय आर्ट्स। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय कल्चर और आर्ट्स पे तो सवाल आते ही रहते हैं APSC मेंस में। जरा देखते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। क्षत्रिय आर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो क्षत्रिय आर्ट इंक्लूड्स लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स and all, and it is a representation of neo-Vasonite culture। तो क्षत्रिय आर्ट्स मेनली प्रैक्टिस किया जाता है आर्ट नियो-वैसोनाइट सातराज या नामघर। तो जो सातराज नियो-वैसोनाइट कल्चर को या जो नामघर नियो-वैसोनाइट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए बने, वहाँ पे क्षत्रिय आर्ट्स भी प्रैक्टिस की जाती है। क्षत्रिय आर्ट्स आप सबको पता ही है, they have been developed by the श्रीमंत ग्रेट रिफॉर्मर फ्रॉम असम, श्रीमंत शंकरदेव या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव भी हम उनको कहते हैं, इन 15th century AD अंडर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज एक शरण नाम धर्म। तो क्षत्रिय आर्ट्स डिपिक्ट असमीज कल्चर। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। क्षत्रिय डांस के अलावा बोर गीत होता है, या फिर जो डांस या नाटक का फॉर्मेट है अंकिया नाट। They are also associated with painting, manuscripts, wooden sculpture and artifacts। तो ये मुद्दा ये है कि क्षत्रिय आर्ट इज़ क्वाइट डायनेमिक, इट इज़ क्वाइट अ वैरिड एंड डायनेमिक एंटिटी। उसमें ऑफ कोर्स उसका सेंट्रल एस्पेक्ट है क्षत्रिय डांस, लेकिन क्षत्रिय आर्ट्स इज़ नॉट जस्ट क्षत्रिय डांस, इट इज़ मच मोर देन दैट। अगर क्षत्रिय डांस की बात की जाए तो मेनली ये डिवोशनल नेचर का है, यानी कि भगवान और उनके प्रति भक्ति को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, और इसका मेन इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोपोगेशन ऑफ नियो-वैसोनाइट कल्चर। इट डिफर्स फ्रॉम अदर डांस फॉर्म्स इन इट्स स्टैंड्स। और इसमें मेल और फीमेल दोनों इंगेज होते हैं क्षत्रिय डांस में। मेल डांस या मेल डांस फॉर्म्स को हम लोग पुरुष पाक कहते हैं, जबकि फीमेल डांस फॉर्म्स को हम लोग प्रकृति पाक कहते हैं। एंड क्षत्रिय डांस फॉर्म्स आर मेनली बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल थीम्स। इसमें बोर गीत का इस्तेमाल किया जाता है क्षत्रिय डांस के साथ। कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सिम्बॉल्स, ड्रम्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्षत्रिय डांस को क्लासिकल डांस का स्टेटस संगीत नाटक अकादमी ने दे दिया था इन द ईयर 2000। अभी दिक्कत क्या है, ये चीज़ पे सवाल मुझे लगता है मेंस में आ सकता है कि क्षत्रिय आर्ट्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये मेंस में आ सकता है। तो देखते हैं क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्षत्रिय आर्ट्स। सो कोई भी डेडिकेटेड टीचिंग सेंटर नहीं है, ऐसे ही लोकल टीचिंग सेंटर बिना किसी रेगुलेशन के मशरूम हो रहे हैं, जो ठीक तरीके से इस आर्ट फॉर्म को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर नहीं पास करने। दे आर पासिंग अ डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट ऑफ दिस आर्ट कल्चर। कोई भी एपेक्स अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी नहीं है इस आर्ट को प्रिजर्व करके रखने के लिए और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको पास ऑन करने के लिए। बाकी सारे डांस का क्षत्रिय डांस पे सीधा सीधा असर दिख रहा है। एक फ्यूजन निकल के आ रहा है, जैसे भारतनाट्यम या ओडिसी सीम्स टू बी अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्षत्रिय डांस एंड देयर इज लैक ऑफ फोकस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट दिस आर्ट फॉर्म। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो क्षत्रिय आर्ट फॉर्म को फेस करना पड़ रहा है। धीरे धीरे अगर हमने इसको ठीक से प्रिजर्व नहीं किया तो ये और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और इसी कारण से जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो सजेस्ट करते हैं कि क्षत्रिय आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर क्षत्रिय डांस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी नीड टू हैव अ सेंट्रल वॉच डॉग, जैसे अ वॉच डॉग फॉर क्षत्रिय आर्ट्स या एन एपेक्स बॉडी फॉर क्षत्रिय आर्ट्स। ठीक जैसे मणिपुरी डांस के लिए एक बॉडी है JNMDA, भारतनाट्यम के लिए कला क्षेत्र है, कथक केंद्र है कथक के लिए। ये सारे जो अपेक्स बॉडीज़ हैं अलग अलग तरह के क्लासिकल डांस को प्रिजर्व करने के लिए, दे ऑल फंक्शन अंडर संगीत नाटक अकेडमी। तो क्षत्रिय डांस के लिए भी एक इस तरीके का एपेक्स बॉडी बनाया जा सकता है अंडर संगीत नाटक अकेडमी, दैट विल regulate Kshatriya dance and arts, and this is how Kshatriya dance and arts can be protected from any sort of distortion, and this will help to systemize the teaching of Kshatriya art and dance in all its aspect and especially in the performance on public platforms. The next article is about Dr. Mahalanobis, the man behind ORS. This topic is important from prelims perspective. तो
ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना याद रखिए ORS तो आप सब जानते ही हैं। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या थेरेपी। तो हमारे बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए ORS का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर डायरिया के कारण अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए ORS का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर के अलावा थोड़ा बहुत शुगर, सॉल्ट जैसे कि सोडियम या पोटेशियम होता है। न्यूज़ ये है कि ORS तो वर्ल्ड फेम है डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारे बच्चों की जान बच जाती है अब ORS से, क्योंकि उसके पहले डायरिया वाज द मेजर रीजन बिहाइंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ORS सॉल्यूशन को जिन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ही इज़ नो मोर। तो इनसे रिलेटेड हो सकता है प्रीलिम्स में कुछ सवाल पूछ ले, ORS किसने डेवलप किया, किसने पायनियर किया, ये नाम बस याद रखिएगा, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड ये सवाल था। इट कैन हेल्प इन ओपनिंग बैंक अकाउंट बट नॉट इन लेंडिंग सर्विसेज, दिस इज रॉन्ग। लेंडिंग सर्विसेज में भी तो मदद करेगा ही। एंड कॉमर्शियल बैंक्स कैन ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट बट नॉट पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड, दैट इज वाई बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और रेड प्लस के लिए अगर आप देखें तो इट कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉवर्टी रिडक्शन। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्लॉथ बियर को लेकर के पहला स्टेटमेंट तो सही है, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल में पाया जाता है, बट स्लॉथ बियर्स डू नॉट हाइबरनेट एट ऑल, एंड दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। That's all from our side for today. Thanks for watching.